हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीना पानी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे रह करके इन ऑनलाइन क्लासेस को लुत्फ उठा रहे होंगे और नॉलेज को अच्छे से एक्वायर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे चीज़ों को। और बेटा साथ में ये भी उम्मीद है कि आप लोग अपनी फेयर कॉपी को कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। मेरा मतलब है कि आप अपने काम को भी पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री में आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हम उपस्थित हैं और नया चैप्टर है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, देखिए आप सब लोग चीजों को मेमोराइज करने के लिए और उन्हें एक स्टोरी के रूप में कलेक्ट करने के लिए तैयार करिए और फिर देखिए कि आपको कितने अच्छे ढंग से चीजें मेमोराइज होती हैं, कितने अच्छे ढंग से आप चीजों को याद कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल वे में आकर के बस इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा और जहां पर आप लोग को रोकने की जरूरत पड़े वहां पर रोक करके वीडियो को, चीजों को मेमोराइज करिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ा करके देखिएगा। ठीक है बेटा, आज हम लोग बात करेंगे आप लोग के नए चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। देखिए, जब मैंने आप लोग की हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि 7th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री, आप लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो जो भारत का मेडिवल हिस्ट्री है, पढ़ाते समय मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि दो भागों में डिवाइड है। पहला बेटा अर्ली मेडिवल पीरियड और दूसरा लेटर मेडिवल पीरियड। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से पता है और एक बार फिर से हम क्यों रिवाइज आप लोग को याद दिला रहे हैं, ये आप लोग ये बात समझ जाएंगे। पहला अर्ली मेडिवल पीरियड, दूसरा लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली जो था वो 8th to 12th सेंचुरी के बीच का टाइम ऑफ पीरियड था और जो लेटर था वो 13th to 18th के बीच का टाइम ऑफ पीरियड के बीच का जो था वो हमारा था लेटर मेडिवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड जो आप लोग को मैंने जब शुरुआत में बताया तो मैंने आपसे कहा कि आप लोग देखिएगा कि भारत में आप लोग को पता है कि हमें 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली। तब तक उससे पहले की जो चीजें थी, उनसे पहले की जो घटनाएं थी, उनको हम लोग एकदम क्रमवार आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। आप खुद फील करोगे कि कैसे डेट बाय चीजें आगे बढ़ती गई और कैसे भारत में बाहरी पावर साइन, कैसे उन्होंने भारत में राज्य किया, कैसे उन लोगों ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। पहले आप तुर्कों को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मुगलों को पढ़ेंगे, फिर बाद में ब्रिटिशर्स को पढ़ेंगे, अंग्रेजों को पढ़ेंगे, फिर जो अटैक्स जो बाहर के लोग आए और भारत में आकर के उन्होंने अपना शासन किया। ठीक है, उन्हीं चीजों को आप लोग क्रमवार देखेंगे। ठीक है बेटा, तो अर्ली मेडिवल पीरियड लगभग आप लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? भारत में शासन को आप लोगों ने पढ़ा कि उस समय भारत में चोल, राष्ट्रकूट, पारस, चोल, राष्ट्रकूट, पारस, परमार और आप लोगों ने पढ़ा राजपूत, गुर्जर प्रतिहार, ये सब भारत में शासन कर रहे थे। ये डायनेस्टीज कह सकते हैं आप लोग कि अर्ली मिडिल पीरियड में भारत में सब शासन कर रही थी। तो जब टाइम ऑफ पीरियड अर्ली मिडिल पीरियड का समाप्त होता है, जब भारत में देखिए राष्ट्रकूट राजस्थान में और गुर्जर प्रतिहार आपने देखिए जब जिस पीरियड ऑफ टाइम में सब शासन कर रही थी। ठीक है, राजपूत से पारस, राजपूत जो था वो मध्य प्रदेश में, राजपूत राजस्थान की तरफ, ठीक है, पारस उड़ीसा बिहार में। तो ये लोग अपने अर्ली मिडिल पीरियड के समय शासन कर रहे थे, उस समय डायनेस्टीज थी। अब जो दूसरा टाइम ऑफ फ्रेम बचता है आप लोग के मिडिल पीरियड का 13 to 18, अब हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं। अब हम लोग आप लोग की हिस्ट्री में जो कुछ पढ़ेंगे इन्हीं सेंचुरीज के बीच का टाइम ऑफ पीरियड पढ़ेंगे, इन्हीं के बीच की चीजों को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे भारत में डायनेस्टीज आती हैं, कैसे कैसे शासन करते हैं, उनके आने का क्रम क्या होता है, भारत में अंग्रेज कैसे आते हैं। इन सब चीजों को आप लोग इस टाइम ऑफ पीरियड में देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से पहुंचते हैं आपके टॉपिक पे, जो है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, आप लोग को मैंने बैकग्राउंड बताने की कोशिश की ताकि चीजें आप लोग को मेमोराइज होती रहे। हम लोग बेटा
जो आप लोग का चैप्टर है द सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखिए दिल्ली जो था वो भारत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि गढ़, ठीक है, केंद्र, सेंटर। अगर किसी डायनेस्टी ने दिल्ली पर कब्जा किया है तो उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। इसको हिंदी में एक वर्ड दिल्ली सल्तनत और इंग्लिश में दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। सल्तनत और देखिए दिल्ली सल्तनत आप लोगों ने वर्ड सुना भी होगा। इसको दिल्ली सल्तनत इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि जो भी सुल्तान, जो लोग भी दिल्ली में राज्य कर रहे थे वो अपने आप को सुल्तान कहलाते थे। वो अपने आप को क्या कहलाते थे? सुल्तान। इसलिए दिल्ली के इन डायनेस्टीज ने जब शासन किया तो उस पूरे टाइम ऑफ पीरियड को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया, क्योंकि वहां पे जो राजा राज करते थे वो अपने आप को सुल्तान कहलवाते थे, ठीक है। हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत है क्या और उसका टाइम ऑफ पीरियड क्या है। तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत थी बेटा वो जो है दिल्ली सल्तनत का जो टाइम ऑफ पीरियड था वो है 1206 से लेकर के 1526 के टाइम ऑफ पीरियड के बीच में। 1206 से लेकर के 1526 के बीच का जो टाइम ऑफ पीरियड है, इस टाइम ऑफ पीरियड को हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम ऑफ पीरियड में जिन शासकों ने भारत में शासन किया उनका सेंटर दिल्ली था और वो अपने आप को सुल्तान कहलवाते थे, ठीक है। उनको सुल्तान कहा जाता था, राजा नहीं, इसलिए दिल्ली सल्तनत इसका नाम ही पड़ गया, ठीक है। अब इस बात को समझिए, हम जानेंगे कि कौन कौन से डायनेस्टीज थी जिन्होंने इस टाइम ऑफ पीरियड में शासन किया। कौन कौन से डायनेस्टीज थी जो दिल्ली सल्तनत के इस टाइम ऑफ पीरियड में शासन की? तो डायनेस्टीज 5 थी, ठीक है। उसमें वो 5 डायनेस्टीज थी जो अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में दिल्ली सल्तनत में शासन की। जैसे पहली जो डायनेस्टी थी बेटा वो थी स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। इसने 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली में शासन किया, पूरे भारत में शासन किया, दिल्ली उनका सेंटर था। तो 1206 से लेकर 1290 के बीच में स्लेव डायनेस्टी ने भारत में शासन किया। दूसरी डायनेस्टी थी बेटा खिलजी, खिलजी जिसने भारत में 1290 से लेकर के 1320 तक भारत में शासन किया। तीसरी डायनेस्टी थी बेटा आप लोग की, वो थी तुगलक, तुगलक जिसने भारत में 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया। फिर चौथी डायनेस्टी थी वो थी सैयद, जिसने भारत में 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया। और लास्ट जो थी वो थी लोदी, जिसने भारत में 1451 से लेके 1526 तक शासन किया। और ये जो 1526 है बेटा, इस 1526 में भारत में बाबर ने आक्रमण किया और बाबर के आक्रमण के साथ ही यहां से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। बाबर ने 1526 में भारत में आक्रमण किया और भारत में बाबर के आक्रमण के साथ ही मुगल वंश की स्टार्टिंग हो जाती है। तो भारत में बाबर के आक्रमण के साथ ही मुगल वंश की स्टार्टिंग होती है, जो कि कुछ समय तक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से भारत में शासन करते हैं। लेकिन फिर 31 दिसंबर 1600 को जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी गठित होती है और वो कंपनी वहां की महारानी क्वीन एलिजाबेथ जब उस कंपनी को भारत में व्यापार करने की परमिशन देती है, तब भारत में फिर उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद 609 में जहांगीर उस समय भारत में मुगल वंश का राजा होता है, जिसके पास परमिशन मांगने के लिए ब्रिटेन से आपके विलियम हॉकिंस आते हैं और फिर 1212 में उनको परमिशन मिल जाती है और यहां से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है, जो आगे चल करके भारत में अंग्रेजों जिसकी वजह से कंपनी के रूप में आते हैं और वही भारत में आगे चल करके शासन करते हैं, जिनसे लड़ करके हमें अपने देश को आजाद करना पड़ता है। तो एक छोटी सी ब्रीफ ऑफ आप लोगों ने देखा, बात को समझा कि 1206 से 1526 तक भारत में दिल्ली के सुल्तानों ने शासन किया, दिल्ली सल्तनत ने। उसके बाद 1526 में
भारत में बाबर आता है और उसने मुगल वंश की स्थापना किया। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक चार्टर गठित होती है और भारत में वो आकर के व्यापार करने के लिए उसे परमिशन वहां ब्रिटेन में मिलती है। जो 1609 में भारत में आकर के विलियम हॉकिंस जहांगीर से परमिशन मांगते हैं। शुरुआत में जहांगीर मना कर देते हैं, लेकिन 1612 में क्या होता है कि जहांगीर कंपनी को परमिशन दे देते हैं और उस परमिशन के बाद भारत में जस्ट इसके एक साल बाद 1230 में सूरत में पहली कंपनी खुलती है और वहीं से भारत में अंग्रेजों की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे भारत में वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर 1947 में और फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा कि 1947 में जो 12 से चली थी, 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिलती है और आज आपके सामने आप देख रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो एक छोटा सा टाइम ऑफ हिंट था भारतीय हिस्ट्री का। तो दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं बेटा स्पेशली, तो आइए हम फिर से पीछे मुड़ते हैं और पहुंचते हैं अपनी दिल्ली सल्तनत में। यहाँ की चीजों को हम सीखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और नई बातों को सीखेंगे। हम क्रमवार आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, स्लेव डायनेस्टी भारत में 1206 से 1290 के बीच में थी। इन डायनेस्टीज के बारे में थोड़ी बात जान लीजिए। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 के बीच में थी, खिलजी 1290 से 1320 के बीच में, तुगलक 1320 से 1414 के बीच में शासन किया। सैयद डायनेस्टी के जो किंग्स थे उन्होंने 1414 टू 1451 के बीच में शासन किया और लोधी ने 1451 टू 1526 के बीच में शासन किया। ये जो चार थे बेटा, ये तुर्क थे। ये चारों डायनेस्टी के जो किंग्स थे क्या थे? तुर्क थे। लेकिन ये लास्ट जो था लोधी, ये अफगान थे। ये कौन थे? अफगान। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये चारों तुर्क थे और ये लास्ट में जो लोधी डायनेस्टी थी ये तुर्क नहीं थे, ये थे अफगान। लेकिन सबको कंबाइंड रूप से हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आप लोग की वो डायनेस्टीज थी जो दिल्ली सल्तनत में कवर्ड होती हैं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में भारत में शासन किया। ठीक है, हम क्रमवार इन सारे डायनेस्टीज के बारे में स्पेसिफाई तरीके से प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें से किस टाइम ऑफ पीरियड में कौन-कौन से राजा हुए, उन्होंने उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, उन्होंने भारत के विकास में क्या योगदान दिया, वो कैसे थे, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, उनके नाम, उनके शासन करने का वर्ष, कितने दिनों तक शासन किया, उनका शासन कैसा था, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा स्लेव डायनेस्टी के साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम स्लेव डायनेस्टी की जब शुरुआत करेंगे तो उससे पहले आप लोग को छोटी सी बात बताएंगे कि हर एक पोर्शन पिछले से हर एक हमारी हिस्ट्री की सबसे खास बात है बेटा कि कोई भी चीज अचानक बीच में नहीं आता। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये जो डायनेस्टी है, इसका जो तार है इसके जस्ट पीछे के तार से जुड़ा हुआ है, वहां से चीजों को समझिए। आपने जब मैं इसके पहले जब आप लोग को पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी कि भारत में दो आक्रमण हुए थे। ठीक है, और उन दोनों आक्रमणों के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे समझाया था कि मोहम्मद गौरी जो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जिसका युद्ध होता है, और फिर आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि अफगानिस्तान के गजनी से महमूद गजनवी जिसने भारत पर आक्रमण किया था और उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया और उसके बाद उसने कई बार भारत को लूटा। मोहम्मद गौरी भारत में जब आया 1192 में और 91 में जब उसका पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होता है, ठीक, और भारत में जब उसकी 1206 में डेथ हो जाती है तो उसका इस डायनेस्टी को गुलाम, स्लेव का मतलब होता है बेटा गुलाम, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। क्यों कहते हैं? तो इसका रीजन ये है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या होता है? गुलाम। ठीक है, मोहम्मद गौरी का क्या होता है? गुलाम। जब मोहम्मद गौरी की डेथ होती है तो उसके जो जीते हुए प्रांत होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वो उसके गुलामों को मिल जाता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत का जो हिस्सा आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के भाग में आता है। और फिर कुतुबुद्दीन चूंकि एक गुलाम था इसलिए इसकी डायनेस्टी का नाम पड़ा गुलाम वंश। गुलाम का मतलब होता है बेटा कि एक तरह से सर्वेंट, ठीक है, नौकर, किसी दूसरे के अंडर में रहकर काम करने वाला।
तो जब तक मोहम्मद गौरी था तब तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, लेकिन उसकी डेथ के बाद ये अपनी खुद की डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कर देता है। तो इस तरह से 1206 में भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया। इसका दूसरा जो नाम बेटा, इसको ममलूक, ठीक है, ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। और गुलाम वंश का जो टाइम ऑफ पीरियड है, इसमें कई सारे डिफरेंट राजा होते हैं और कई सारी इसकी विशेष अचीवमेंट्स भी होती है, जिनको हम लोग अब धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किया और 1206 से लेकर के 1210 तक भारत में राजा रहा। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद 1210 में जब इसकी मृत्यु होती है तो जस्ट इसके बाद इसकी कुर्सी पर, देखिए ये जो टाइम ऑफ फ्रेम है, ये कंटीन्यूअस डायनेस्टीज में जब ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये जो शासन करने का जो सीरियस होता है, समझ सकते हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में इसकी बात कर रहा हूं। तो जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश भारत में राजा बनता है, जो 1210 से लेकर के 1235-36 तक भारत में शासन करता है। और 1236 में फिर क्या होता है कि इसकी बेटी रजिया सुल्तान, जो कि भारत में पहली मुस्लिम रानी बनी थी, तो रजिया सुल्तान भारत में रानी बनती है और ये गुलाम वंश का एक तरह से आप कह सकते हैं कि रानी बनती है। और ये 1236 से लेकर के 1240 से 4 साल के लिए ये शासन कर पाती है। उसके बाद इसी का भाई नसरुद्दीन मोहम्मद शासन करता है, जो 1246 से 1266 तक शासन करता है। और लास्ट में फिर बलबन, जो कि 1266 से 1286 तक शासन करता है। और लास्ट में कैकुबाद 1286 में जब बलबन की मृत्यु होती है तो कैकुबाद इस डायनेस्टी का अंतिम शासक बनता है। कैकुबाद का सेनापति, जिसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन नहीं बेटा, जलालुद्दीन खिलजी, जो कैकुबाद का सेनापति होता है और वही कैकुबाद की हत्या कर देता है। और वहां से जलालुद्दीन खिलजी ने जब कैकुबाद की हत्या की तो उसी से आपकी स्लेव डायनेस्टी की समाप्ति होती है और वहीं से एक दूसरी डायनेस्टी जिसका नाम होता है आप लोग का खिलजी वंश, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है बेटा, तो हम ये जो एक टाइम ऑफ फ्रेम था जिसको हमने शॉर्ट में समझाया, अब हम प्रत्येक जो इसके किंग थे उनके बारे में हम स्पेसिफिक जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो आपको पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 से लेकर के 1210 तक दिल्ली सल्तनत का शासक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपलब्धियां हैं बेटा, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना इसने किया, दूसरी कुतुब मीनार और कोतल अल इस्लाम एक मस्जिद थी, इन दोनों ही मस्जिद के निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, लेकिन उनके निर्माण कार्य को पूरा होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद जब 1211 में जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो वह फिर इल्तुतमिश शासक बनता है तो वह इन दोनों ही इमारतों के कार्य को पूरा करवाता है। ठीक है, तो बेटा उसके बाद इल्तुतमिश के जो शासन काल था उसके बारे में आप चीजों को जान लीजिए। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर के 1235-36 तक इसने शासन किया और इस टाइम ऑफ पीरियड में इसकी कई सारी अचीवमेंट्स थी। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश के साथ एक माइनस पॉइंट ये था कि इसका उत्तराधिकारी मतलब उसका सक्सेसर, उसके बाद राजा कौन बनेगा, इसके जो पुत्र थे बेटा उनके अंदर राजा बनने की योग्यता नहीं थी। तो फिर इल्तुतमिश क्या करता है कि अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपनी तरफ से अगला गुलाम वंश का शासक नियुक्त करता है, क्योंकि उस समय वहां पर जो और वर्ग होता है वो काफी संतुष्ट हो जाता है, जो अमीर वर्ग होते हैं, ठीक है, वो संतुष्ट हो जाते हैं रजिया सुल्तान से।
और रजिया सुल्तान को पद से हटाने की लगातार कोशिश करते हैं। और 1214 में क्या होता है कि रजिया सुल्तान को उन लोगों ने पद से हटा करके उसकी हत्या ही कर दी जाती है रजिया सुल्तान की। और 1214 से लेकर के 1245 तक गुलाम वंश में कई सारे राजा छोटे छोटे समय के लिए आते रहते हैं और बदलते जाते हैं। लेकिन 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद जब शासक बनता है तो वो काफी समय तक शासन करता है, ठीक है। और वो 1246 से लेकर के 1266 तक शासन करता है। और एक खास बात है कि उसके शासनकाल में कि वो एक तरह से पपेट का मतलब होता है बेटा कि किसी दूसरे के अंडर में रह करके काम करने वाला। तो जो मोहम्मद था वो कहीं कहीं एक तरह से बलबन, जो कि इस डायनेस्टी का एक और शक्तिशाली शासक होता है जिसने 1266 से लेकर के 1286 तक शासन किया, ठीक है। वो बलबन के इशारों पर अपने शासन को चलाता है। बलबन 1266 से 1286 तक शासन करता है और बलबन कई सारी अचीवमेंट्स को हासिल करता है और स्लेव डायनेस्टी में एक के बाद एक कई सारी उपलब्धियों को देता है। लेकिन स्लेव डायनेस्टी की जो समाप्ति होती है, जो इसके अंतिम शासक जो कैकोबाद होता है, कैकोबाद के हाथ में जब सत्ता आती है बेटा तो उसका जो सेनापति होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कैकोबाद की हत्या कर दी जाती है और वहां से जलालुद्दीन खुद अपनी डायनेस्टी जिसका नाम होता है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से खिलजी जो वंश होता है उसकी स्टार्टिंग होती है आप लोग का 1290 में। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है और ये जो डायनेस्टी होती है लंबे समय तक नहीं चल पाती है। इस डायनेस्टी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम में बताऊंगा। इस डायनेस्टी के जो शासक थे वो मुख्यतः तीन ही थे जिनके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा जूना खान जिसका दूसरा नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा मुबारक शाह। ये तीन इस खिलजी वंश में शासन करते हैं। खिलजी वंश के तीन होते हैं किंग्स जिनकी अचीवमेंट्स के बारे में आप लोग जानेंगे और इस छोटे टाइम पीरियड में शासन करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर के 1296 के बीच में शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 के बीच में शासन करता है और मुबारक शाह 1316 से 1320 के बीच में शासन करता है। और फिर मुबारक शाह की हत्या की जाती है और उसके बाद वहां से एक दूसरी डायनेस्टी, आप लोग की तीसरी डायनेस्टी जिसका नाम था तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फिर यहां से तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। बेटा आज हमने आप लोग को इन जो 5 डायनेस्टीज बताई, आपकी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोदी, इन सभी डायनेस्टीज के जो किंग्स थे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म में और चीजों को अच्छे से स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के जो आगे का जो पोर्शन होगा वो आप लोग को मैं ये जो डायनेस्टी जिसको मैंने इस टाइम पर बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझाया, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने समझाया बेटा, मैंने इन चीजों को डिटेल्स में आपको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा और इन चीजों के बारे में आप इनके जो राजा थे उनके टाइम ऑफ पीरियड में उनके शासन करने और उनकी जो अचीवमेंट्स थी उसके बारे में हम स्पेसिफिक तरीके से बात करेंगे। ठीक है, आज का आप लोग का काम है इन चीजों को आप मेमोराइज करिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा और अगली वीडियो में हम इन चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इन 5 डायनेस्टीज के बारे में जो दिल्ली सल्तनत में शासन जिन्होंने किया, इन 5 डायनेस्टीज और उनके राजाओं के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छा से पढ़ते रहिए।